हेलो दोस्तों, द स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत प्राचीन भारत के पिछले सेशन में हमने उत्तर वैदिक काल तक के इतिहास के विषय में जाना था। आज हम बात करेंगे इसके आगे की कहानी यानी महाजनपद काल की या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानते हैं कि महाजनपद काल की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, आहत सिक्के यानी पंचमार्क सिक्के, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आदि को शामिल किया जाता है। साहित्यिक स्रोत, इसके अंतर्गत देशी साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद, वेदांग, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, यास के रचित निरुक्त, पिंगल मुनि द्वारा रचित छंद और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जैन साहित्य के अंतर्गत भगवती सूत्र, औपपादिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, कल्प सूत्र आदि को शामिल किया जाता है। विदेशी साहित्य के अंतर्गत हेरोडोटस की हिस्टोरिका, अनासिक्रिटस, नियार्कस, प्लूटार्क, जस्टिन व कर्टियस के विवरण को शामिल किया जाता है। इन सभी स्रोतों से महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। आइए अब बात करते हैं महाजनपद काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है। दरअसल उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ। इससे कृषि अधिशेष उत्पन्न होने लगा और आर्थिक परिवर्तन होने लगा, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा मिला। लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई। परिवर्तन के इस दौर में वैदिक कालीन कबीलाई व्यवस्था टूटने लगी। अब क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल के जनपद अब महाजनपदों में ढल गए। ये महाजनपद उत्तर वैदिक कालीन जनपदों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली एवं विस्तृत थे। महाजनपदों का विस्तार उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा दक्षिण में गोदावरी नदी तक हुआ। महाजनपदों की संख्या 16 थी। 15 महाजनपद नर्मदा के उत्तर में स्थित थे। केवल अस्मक नामक महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल गणराज्य थे, जबकि शेष राजतंत्र पर आधारित थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार निम्नलिखित 16 महाजनपद थे। ए से 3 जनपद थे, अवंती, अश्मक, अंग। सी से 1 था, चेदी। जी से 1 था, गांधार। के से 4 थे, काशी, कौशल, कंबोज और कुरु। एम से 3 थे, मगध, मत्स्य और मल्ल। पी से 1 था, पांचाल। एस से 1 था, शूरसेन और वी से 2 थे, वज्जी एवं वत्स। ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपको 16 महाजनपद आसानी से याद हो जाएं। सबसे अधिक महाजनपद गंगा घाटी में देखे जा सकते हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। प्रारंभ में यह शक्तिशाली राज्य था, किंतु आगे चलकर यह कौशल के साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। सोमनंद जातक के अनुसार एक समय मगध, कौशल तथा अंग पर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। काशी अपने सूती कपड़ों तथा घोड़ों के बाजार के लिए विख्यात था। कौशल, सरयू नदी कौशल को 2 भागों में विभाजित करती थी। उत्तरी कौशल की आरंभिक राजधानी श्रावस्ती थी, बाद में यह साकेत या अयोध्या हो गई। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। काशी, मल्ल तथा शाक्य को कौशल के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा, परंतु मगध शासक अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया। कौशल के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशल देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किया तथा अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अंग महाजनपद में वर्तमान बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले शामिल थे। महाभारत तथा पुराणों में अंग की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। बुद्ध के समय चंपा की गणना 6 महानगरों में की जाती थी: राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी,
बनारस और चंपा। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। एक लंबे संघर्ष के बाद यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को मगध शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध का एक हिस्सा बना लिया। वज्जी वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ के 4 अन्य राज्य संभवतः उग्र, भोग, इक्ष्वाकु तथा कौरव थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्स्यकार की सहायता से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर ली। मल्ल पूर्वी उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर और देवरिया क्षेत्र में मल्ल महाजनपद स्थित था। यह भी एक गणराज्य था। इसकी 2 राजधानियां थीं, कुशीनारा एवं पावा। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर के निकट हुई तथा मल्लों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। बाद में मल्ल को अजातशत्रु द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास यह महाजनपद स्थित था। भगवान कृष्ण का शत्रु शिशुपाल चेदी वंश का ही था। इसकी राजधानी सोथीवती थी। इसके अन्य प्रमुख नगर सहजाति एवं त्रिपुरी थे। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से था। कुरु दिल्ली, मेरठ तथा थानेश्वर तक फैले कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध काल में यहाँ का शासक कौरव्य था। पहले कुरु एक राजतंत्र था, परंतु बाद में यह गणतंत्र बन गया। पांचाल यह महाजनपद आधुनिक रोहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के क्षेत्र में स्थित था। इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, एवं दक्षिणी पांचाल, इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। कान्यकुब्ज नामक प्रसिद्ध नगर इसी महाजनपद का भाग था। मत्स्य महाजनपद जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसे बाद में मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। शूरसेन यह महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मोथेरा कहते थे। बुद्ध काल में यहाँ का शासक अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का प्रमुख शिष्य था। मध्यम निकाय से पता चलता है कि अवंती पुत्र का जन्म अवंती नरेश चंड प्रद्योत की कन्या से हुआ था, अस्मक या अस्सक। यह गोदावरी नदी तट पर स्थित एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। पुराणों से ज्ञात होता है कि अस्मक में राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने की थी। अवंती इस राज्य का मुख्य क्षेत्र मोटे तौर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। यह 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय अवंती का शासक चंड प्रद्योत था। मगध शासक शिशुनाग के समय अवंती मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इस महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार पर पुक्केसती या पुष्कर शारी नामक शासक शासन कर रहा था। कंबोज यह पश्चिमी सीमा का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य था। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। मगध महाजनपद में आधुनिक पटना, गया एवं शाहाबाद का क्षेत्र शामिल था। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवृष थी। बाद में उदयन के समय इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। आइए अब मगध राज्य के प्रमुख वंशों के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध राज्य की वंशावली की शुरुआत हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार से मानी जाती है। इसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। इसे मगध साम्राज्य का
वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार का वज्जी, कौशल एवं मद्र राज्यों से वैवाहिक संबंध था। कौशल से इसे काशी का एक गांव प्राप्त हुआ जिसकी आमदनी 1 लाख सिक्के वार्षिक थी। इस बात से संकेत मिलता है कि उस समय भू राजस्व का आकलन मुद्रा में होने लगा था। बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया तथा अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया। इसके गांधार से भी राजनयिक संबंध थे। इसने अवंती के शासक चंडप्रद्योत महासेन की चिकित्सा के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार बुद्धकालीन और बौद्ध धर्मानुयायी था। उसने बुद्ध को वेणुवन दान में दिया था। अंतिम समय में उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे पदच्युत कर उसकी हत्या कर दी एवं 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता था। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखते हुए बिंबिसार की हत्या से क्रुद्ध हुए कौशल पर हमला कर उसे परास्त किया तथा कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से विवाह कर लिया। अजातशत्रु ने लिच्छवी संघ को अपने मंत्री सुनीद एवं वस्यकार की मदद से समाप्त कर दिया। इस समय लिच्छवी संघ का प्रधान चेटक था। इस संघर्ष में उसने रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। काशी व वैशाली को भी मगध में मिला लिया गया। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जबकि यह जैन मतानुयायी था। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। उदयन जैन मतानुयायी था। उसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम तट पर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। इसके बाद शिशुनाग वंश आता है, जिसका समयकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व माना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसे शिशुनाग ने पदच्युत कर शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। शिशुनाग मगध की गद्दी पर बैठने से पहले शिशुनाग बनारस का गवर्नर था। शिशुनाग ने मगध का विस्तार बंगाल से मालवा तक किया। उसने अवंती को मगध में मिलाया। इस समय अवंती का शासक अवंतीवर्धन था। इस वजह से वत्स साम्राज्य का भूभाग भी उसके अधीन आ गया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। इसके समय में मगध साम्राज्य की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। इसके काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिनमें 9वां नंदीवर्धन और 10वां पंचमक था। इन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। नंदवंश इसका समयकाल 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व माना जाता है। महापद्म नंद नंदवंश की स्थापना उग्रसेन या महापद्म नंद ने की थी। पुराण उसे शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन के पुत्र तथा शूद्र स्त्री से उत्पन्न मानते हैं। दूसरी ओर जैन ग्रंथ उसे एक नाई और वैश्या का पुत्र बताते हैं। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव या अपरो परशुराम या दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उसने कलिंग के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। उसके राज्य के अंतर्गत पंजाब के संपूर्ण उत्तरी भारत, मालवा, मध्य प्रदेश तथा गोदावरी नदी तक का क्षेत्र आ गया। महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया। साथ ही उसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, जिनमें अंतिम धनानंद था। धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के समकालीन था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज या जिंडरेमीज कहा है। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने से जनता असंतुष्ट थी। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी एवं मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। हिस्ट्री के और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे ऐप द स्टडी बाय मणिकांत सिंह को जरूर डाउनलोड करें, जहां पर आपको अपने परीक्षा उपयोगी सामग्री मिल जाएगी। धन्यवाद।